अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन, और हम सब चाहते हैं पाकिस्तान की जीत हर मैदान में। लेकिन क्रिकेट के मैदान से कोई अच्छी खबर नहीं थी कल। पाकिस्तान पहला जो टी20 रावलपिंडी में खेला गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 55 रन से उसे शिकस्त हो गई। और बहुत बड़ी ये एक मार्जिन होता है 55 रन का टी20 में। और फिर पाकिस्तान की पूरी टीम जो है 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। कुछ तब्दीलियां टीम में की गई जो लास्ट मैच इंडिया के साथ पाकिस्तान का हुआ था, लेकिन उन तब्दीलियों के बावजूद जो है वो पाकिस्तान की टीम और ख़ास तौर पे बाबर आजम जो है वो आए और फिर चले गए। और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट हुए वो उस पर भी बात होती है। लेकिन सबसे पहले 194 रन जो पाकिस्तान ने खाए हैं, हेंड्रिक्स ने 60 रन बनाए और उसमें एक छक्का 5 चौके थे। और फिर जाते जाते जॉर्ज लिंडे ने 36 रन बनाए। 194 रन भी उन कंडीशंस में कोई इतने ज्यादा नहीं थे। अब तो 200 से ऊपर रन्स बन भी रहे हैं और चेज भी हो रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान के लिए वो पहाड़ साबित होता है। और अभी तक तो हमें ये समझ नहीं आई कि कभी सलमान आगा टॉस जीतकर बैटिंग लेते हैं और ये कहते हैं कि एक अच्छा होता है कि टॉस जीतकर अच्छा एक स्कोर जो है वो बोर्ड पे लगा हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है टीम को। लेकिन कल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का उन्होंने फैसला किया और शाहीन शाह अफरीदी कोई नपी तुली बॉलिंग उनकी साबित नहीं हुई। 4 ओवर में उन्होंने 45 रन दे दिए। नसीम शाह कुछ अरसे के बाद, यानी 1-2 सीरीज के बाद वो आए थे, उन्होंने 3 ओवर्स में 34 रन दिए। और फिर साइम अयूब ने और अबरार अहमद ने और सलमान आगा ने भी 1 ओवर किया। और करना पड़ेगा भाई, वरना। लेकिन 15 रन उन्होंने खा लिए। और मोहम्मद नवाज सबसे कामयाब बॉलर थे। 4 ओवर में उन्होंने 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबरार, ये 3 हमारे की बॉलर थे जिनसे उम्मीदें थी कि उन्होंने बैटिंग लाइन के पर्चे उड़ा देने हैं, लेकिन हुआ नहीं। और उन तीनों ने तकरीबन 125 रन अपने 12 ओवर्स में दे दिए। तो ये तो 194 रन पाकिस्तान ने जब खाए तो ये फिर भी इतना ज्यादा चेस करने के हवाले से इतना मुश्किल टारगेट नहीं होना चाहिए था। साहबजादा फरहान और साइम अयूब जो छठी बार वो बचे डक पे आउट होने से, जहां पर उनका एक पहली गेंद पे कैच छूट गया। उसके बाद फिर उन्होंने 37 रन जो टॉप स्कोरर रहे वो उन्होंने बनाए, साहबजादा फरहान। और अब साथ साथ आप देखिए ये लोग आउट कैसे हुए हैं। साहबजादा फरहान बिल्कुल विकेट छोड़ के, न जाने उनका वो क्या तरीकाकार था, या एक आउट होने की कभी आपने खुद देखा है कि बैट्समैन आउट होने के लिए कुछ ऐसे इकदामात करे, या उसके इस किस्म की कोई प्लानिंग ही ना हो कि उसने अपनी विकेट भी बचानी है। आपने देखा बाबर आजम जो है किस तरह से वो क्रॉस शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं और फिर वो कैच हवा में चला गया। सलमान आगा का भी वही काम हुआ है, वो लेग पे खेलते हुए। आपने इंडियन बैट्समैनों को देखा होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बड़ी बड़ी विकेटें जो थी, शुभमन गिल थे और ये उनके ओपनर जो मार रहे थे वो भी आउट हुए। लेकिन बाद में जो आने वाला कोई भी खिलाड़ी है उन्होंने विकेट थ्रो नहीं किए। इवन शिवन दुबे जो उनके ऑलराउंडर थे, उनका भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई गलत शॉट खेलते हुए वो आउट हुए हैं। आप क्रिकेटिंग शॉट खेल लें भाई। अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, विकेट का पता चल गया, फिर आप रिवर्स स्वीपें भी मार लें और फ्लिक हिटें भी मार लें, चॉप हिटें भी मार लें। लेकिन आप जिस तरह से आउट हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरह विकेट थ्रो करने की क्या जरूरत थी। आप क्रिकेटिंग शॉट, आप बाबर आजम जो हैं जिस गेंद पे वो आउट हुए हैं उस तरह खेलते हुए, वो सामने अगर बॉलर के ऊपर से भी खेल देते तो उसमें क्या हर्ज था। जिस तरह विराट कोहली मारते हैं या रोहित शर्मा मारते हैं या सलमान आगा जैसे आउट हुए हैं, ये बिल्कुल उनकी जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, बहुत ही एक ऐसा लग रहा है कि कोई बैट्समैन के जहन में कोई प्लान है ही नहीं। और उनको यही है कि बस हमने 1-2 शॉट्स मारनी है और फिर कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा। इसके अलावा एक लंबी बैटिंग लाइन थी। फहीम अशरफ जो एक ऑलराउंडर हैं, उनसे तो ओवर ही नहीं करवाया गया। जो पिछले एशिया कप में हमारे एक टॉप बॉलर थे वही विकेटें ले रहे थे, तो इस मैच में उनसे 1 ओवर भी नहीं करवाया गया। तो क्या वजह थी? क्या कोई स्पिन विकेट थी? तो स्पिनर्स ने भी देख लिया कि अबरार और साइम अयूब ने जिस तरह से बॉलिंग की है वो भी हमारे सामने, सिवाय नवाज के किसी ने भी कोई कामयाब बॉलिंग नहीं की थी। तो
इतनी लंबी बैटिंग होते हुए, और हसन नवाज लगातार फेल हो रहे हैं और उन्होंने भी एक ऊट पटांग शॉट मार के आउट हुए हैं, तो समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की टीम को क्या हो गया है। अपने होम ग्राउंड के अंदर भी उनकी इस किस्म की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जिस तरह से ये बैट्समैन आउट हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई क्लब क्रिकेट है। और बहुत से जो साबका खिलाड़ी हैं यकीनन वो इस बात पे तनकीद भी कर रहे हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में ना खेलने की वजह से और अपनी विकेटें थ्रो करने की जो एक उनको कोई कीमत नजर नहीं आती अपनी विकेट की, आए हैं चले गए हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि उनको पता है कि चले वक्ती तौर पे उनको निकाला जाएगा, लेकिन आ जाके और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वापस हमें ही खिलाएंगे। और उनकी लीग्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके PSL के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो फिर ये सारे मामला जब होंगे, खिलाड़ी को कोई फिक्र ही नहीं होगी, तो फिर वो ऐसा ही खेलेंगे। तो अब दूसरा मैच है 31 अक्टूबर को। अब देखते हैं पाकिस्तान की टीम क्या चेंजेस करती है। अगर किसी खिलाड़ी को उन्होंने बॉलर के तौर पे खिलाना है, ऑलराउंडर के तौर पे खिलाना है, तो कप्तानी का मुझे समझ नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा जो तनकीद का निशाना बन रहे हैं वो सलमान आगा ही हैं, कि वो ना तो खुद बैटिंग उस तरह से कर पा रहे हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं T20 में उनकी जगह नहीं बनती, और वो इस बात को प्रूव भी कर रहे हैं कि एक ओवर जब वो एक एज ए ऑलराउंडर अगर खेल रहे हैं, एक ओवर में 15 रन दिए हैं, और कभी कभी वो बल्कि बिल्कुल ज्यादातर तो वो ओवर करवाते ही नहीं है। एज ए बैट्समैन उनकी परफॉर्मेंस वो हमारे सामने है। तो ये क्या एक जब एक टीम के अंदर कोई ऐसा मेंबर एक यूजलेस और वो भी कप्तान हो जाए, तो फिर उसके लिए सवालिया निशान जरूर होते हैं। और अभी कम बैक ना हुआ, तो मैं समझता हूं कि जैसे व्हाइट बॉल जो वनडे में शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया है, ये T20 में जो अगले साल वर्ल्ड कप है उसमें भी सलमान आगा शायद कप्तानी का जो मनसब है वो कायम ना रख सके, क्योंकि उनकी जगह ही नहीं बन रही टीम में, उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। बाबर आजम को न जाने कोई जादू है उनके ऊपर, या किसी ने तावीज पिला दिए हैं, समझ नहीं आ रही। इतनी जल्दी वो विकेट थ्रो जिस अंदाज से कर रहे हैं, टेस्ट मैचेस में भी एक आखिर में जाते जाते 50, लेकिन जहां पर टीम को जरूरत थी वो उस तरह अदा ना कर सके। और फिर कल के जो T20 में वो जैसे आउट हुए हैं, तो उन्होंने अपने एक क्रॉस का जो उनका एक मर्तबा है उसके बिल्कुल बरक्स परफॉर्म किया है। 31 अक्टूबर को अब वो कैसा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान के लिए कमबैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी अगर होम ग्राउंड के अंदर वो नहीं जीत पाएंगे तो फिर इस वक्त भी वो 7वें नंबर पे ICC T20 रैंकिंग में है, 5वें नंबर पे अफ्रीका है, और अगर अफ्रीका ये सीरीज जीतती है तो वो मजीद ऊपर जाएगी, और पाकिस्तान 7वें से भी अब कहाँ नीचे जाना उसने T20 में। तो ये सिचुएशन है। एज ए पाकिस्तानी फैन आपकी तरह मैं भी बहुत ही परेशान भी हूँ, अफसुर्दा भी हूँ कि सही तौर पे अगर टीम की सिलेक्शन ही नहीं की जा रही तो फिर पाकिस्तान की टीम कैसे जीतेगी। तो अल्लाह करे, दुआएं तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ एफर्ट जो है वो नजर आए भी ना। अगर 55 रन का इतना बड़ा मार्जिन कोई टीम हारती है, कोई 4-5 रन से या फाइट करके भी हारती है, तो फिर भी हम बार बार कह चुके हैं हमें कोई परेशानी नहीं है कि बिल्कुल यकतरफा मुकाबले इतने इतने बड़े मार्जिन से अगर आप T20 मैच हारेंगे तो कोई कल तो पिंडी का ग्राउंड भर गया था, लेकिन ऐसा ना हो कि होम के अंदर भी आपकी वाइट बॉल क्रिकेट भी कोई देखने ना आए। तो इस टाइम से बचें। मोहसिन नकवी साहब, आप तो बिल्कुल तनकीद प्रूफ हो चुके हैं, आपको कोई मसला नहीं टीम के अंदर या PCB के अंदर आपने क्या कदम उठाने हैं। तो देखते हैं 31 अक्टूबर को क्या होता है, फिर पूरा इसके ऊपर पोस्टमार्टम करेंगे आपके साथ मिलके। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जो माहिराना राय है कमेंट्स की सूरत में जरूर दें, ताकि अगले व्लॉग में उस पर बात हो सके। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।